नमस्कार बच्चों, हमारी कक्षा बीए फाइनल ईयर और हमारा सेमेस्टर जो है वो 5वां। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसमें हम जिस टॉपिक के ऊपर आज बात कर रहे हैं वो है हमारा कॉमर्शियल क्रॉप्स के बारे में। और उसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो होगा हमारा कॉटन के बारे में। तो पहले हम थोड़ा क्रॉप्स के बारे में, जैसे हम बताते हैं कि जो फसलें हैं वो किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित क्षेत्र में जो कृषि उपजें प्राप्त की जाती हैं उनको हम फसलें कहते हैं। फसलें खाद्यान्न का भी रूप ले लेती हैं, फसलें पेय पदार्थों का भी रूप लेती हैं। इसी प्रकार से फसलें जो हैं वो वाणिज्य फसलें भी कही जाती हैं। गेहूं चावल जो फसलें हैं वो हमारी खाद्यान्न फसलें कही जाती हैं। चाय कॉफी इन फसलों को हम पेय फसलें कहते हैं। और जो हमारी कपास है और जैसे हमारा गन्ना है, सुगर केन है, रबड़ है, तो ये जो फसलें हैं हमारी, ये हमारी कहलाती हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स का अर्थ होता है वो फसलें जिन्हें व्यापार या बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। हम इसमें खुद के लिए बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन इनका ज्यादातर यूज उद्योगों में होता है और ये जो है हमारे लिए वाणिज्य या पूंजी का जो है मेन स्रोत बनती हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉटन यानी कपास के बारे में। और आप सब भली भांति परिचित हैं कपास से। हमारे स्थानीय भी हरियाणा में भी अगर हम देखते हैं तो कपास जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो देखी जाती है। तो चलिए कपास के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। कॉटन, ठीक है, तो एक झाड़ीनुमा पौधा है, पहले तो मैं आपको बता दूं। और हमने भी सामान्यतः जो है कपास देखी है, आपने लगभग सभी ने देखी है कि एक रेशेदार फसल। एक कहावत है यूनानियों में, जब यूनानी लोग बीसी में 1000 बीसी में, या आप कह सकते हैं ईसा पूर्व में, जब वो भारत का वर्णन करते थे तो वो खास तौर पर ये कथन कहते थे कि भारत में यानी सिंधु नदी के पूर्व में एक ऐसा पौधा या एक ऐसी झाड़ी होती है जिससे एक ऐसा बीज या रेशा तैयार होता है जिससे वहां के लोग जो हैं कपड़ा बनाते हैं। तो उस समय पे उस कपास से बनाया गया जो कपड़ा था वो मोटा था, खद्दर जिसको कहते हैं। महात्मा गांधी ने भी जिसको चरखे के प्रचलन के रूप से प्रसिद्ध किया था। और सूती वस्त्र जो बनता है हमारा मोटे रेशे का, तो वो प्राचीन सभ्यता से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो कपास जो है हमारे लिए कोई एक, ये कहेंगे कि एक ऐसी फसल है जिससे हम भली भांति परिचित हैं। रेशेदार फसल, रेशा वैसे आजकल तो आर्टिफिशियल रेशे आ गए हैं, नायलॉन है जैसे रेशा। पटसन भी, जूट जो जिसको बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का रेशा है जिससे बोरे बनते हैं। लेकिन वस्त्रों को बनाने के लिए और खास तौर पर गर्म क्षेत्रों में सूती वस्त्रों के लिए जो रेशा प्रयोग होता है वो हमारा कपास होता है। और ये रेशा केवल ऐसा नहीं है कि आप इसको स्थानीय देखेंगे, बल्कि एक विश्वव्यापी रेशा। और वर्तमान में ये सिद्ध भी है कि दुनिया में जो अधिकतम कपड़ा है वो कपास से जो है वो, या कपास से बने हुए धागे से जो है वो तैयार किया जाता है हमारा। और विश्व का अधिकांश कपड़ा कपास से बनता है। और कपास के पौधे का जन्म जो है भारत में माना गया है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो इसकी उत्पत्ति का जो है मेन स्रोत जो है वो माना गया है। मूल रूप से हम इसको भारत में भी कह सकते हैं क्योंकि भारत भी दक्षिण पूर्व एशिया का ही जो है वो देश है। और इसकी उत्पत्ति के बारे में उतने प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है या उतनी खोज नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि भारत के आसपास या दक्षिण पूर्व एशिया में जो है इस पौधे की जो है उत्पत्ति जो है वो मानी गई है। एक और बात है कि अन्य उपयोगी सामान, यानी कपास तो है ही रेशे के रूप में, कॉटन के साथ हम और भी चीजें, जैसे आप देखते हैं कि हमारे स्थानीय में, या आप देखते हैं कि जानवरों के लिए कपास का जो बीज होता है जिसे हम सामान्य तौर पर बिनोला बोलते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा है, जिसका प्रयोग जो है जानवरों में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्हें खिलाया जाता है। या उसका प्रयोग खाद्य तेल में भी किया जाता है, साबुन बनाने में भी, बहुत सारे मल्टी यूज हैं। और रेशे का तो आप देख सकते हैं चादर बनाई जाती है, या मान लीजिए धागा बनता है, ठीक है। तो काफी सारे यूज हैं हमारे कपास के। अब एक और मेन बात होती है कि भारत में जो प्राचीन रूप था चरखे पर जो कातना था, तो ये दोनों चीजें थोड़ा आपको पहले समझनी होंगी कि कपास से धागा बनाना एक अलग विधि है, जैसे चरखे का प्रयोग करके बनाया जाता था, ठीक है, करघा जिसको बोलते हैं। और एक होता है धागे से वस्त्र बनाना, जैसे हमने सामान्यतः हमारे घरों में देखा है कि जो दरी जो बनाई जाती है उसके लिए जो सांचा तैयार किया जाता है वो हाथ से वस्त्र बनाने का सांचा होता था, जिसमें धागों को जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डाल के कुछ सिस्टम से किया जाता है ताकि एक दरी तैयार हो जाए। सेम वैसा ही पैटर्न वर्तमान में मशीनों ने ले लिया है। कलर तो बाद में किसी भी रंग का किया जा सकता है, लेकिन मेन काम जो होता है वो तो हमारी जो स्पिनिंग है, स्पिनिंग करने वाला जो काम है, जो धागा तैयार होता है या जो
दूसरी जो मशीन है जो धागे से जो हमारा जो कपड़ा बनाती है, हैंडलूम का भी भारत में काफी रहा है, जो हाथ से जो कारीगरी है आपकी। तो ये हमारी कुछ कपास के बारे में सामान्य सी जानकारियां हैं। जब तक हमें कपास की सामान्य जानकारी नहीं होती कि वो हमारे लिए क्या यूज है, वो हम हमारे जीवन में क्या यूज कर रहे हैं, तब तक उस विषय में हमारा इंटरेस्ट जो है उतना नहीं रहता। अगर कपास के बारे में जानकारी है तो आपको और कुछ जानकारियां देखते हैं कि कपास की किस्में भी कही जाती हैं। सामान्यतः हम हमारे यहाँ कहते हैं कि देसी कपास है या अमेरिकन कपास है। देसी कपास हम देखते हैं कि उसका पौधा जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो अमेरिकन कपास होती है उसका जो पौधा है वो थोड़ा छोटा रहता है। ये एक प्रकार की किस्म है जिनकी मतलब वेराइटीज है एक प्रकार की, जिनमें समय का फर्क है, पकने का फर्क है, जो उसके जिनको हम सामान्यतः कहते हैं कि जहां कपास का फूल जो निकलता है तो उनका उनके फूल निकलने की अवधि है या रेशे की जो मात्रा है उसके आधार पर है ये किस्में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लंबे रेशे वाली या मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाली। रेशे का मतलब यही है कि कितना लंबा रेशा जो है या मजबूत रेशा उससे बनता है। तो लंबे रेशे वाली जो कपास है, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी कपास कही जाती है, जिसका रेशा जो है वो 5 सेंटीमीटर से लंबा रहता है। बाद में जोड़कर हम उस रेशे से और भी लंबा रेशा बना लेते हैं। इस कपास को द्वीपीय कपास या आइलैंड कपास भी कहा जाता है, जो कि ज्यादातर समुद्री तटीय क्षेत्रों में जो है होती है। यूएसए, वेस्ट इंडीज जो हमारे कैरेबियन देश हैं, प्यूटोरिको काफी फेमस जगह है, वेस्ट इंडीज के अंदर ही है। एक्चुअली में ये नाम गर्त के लिए फेमस जाना जाता है। तो ये हमारे लंबे रेशे वाली कपास के क्षेत्र हैं। और जो मध्यम रेशे वाली जो कपास है, जिसमें रेशा जो है हमारा क्वालिटी जो मीडियम है 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबा, इसको खास तौर पर मिस्र कपास, अमेरिकन कपास के भी नाम से जाना जाता है। अमेरिकन कपास इस क्वालिटी में भी आती है, इस क्वालिटी में भी आ जाती है। ये फेमस मिस्र कपास के लिए भी ज्यादा है। मिस्र और मध्य एशिया और यूएसए में भी ये पैदा होती है। ऐसा नहीं है, लंबे रेशे की कपास भी मिस्र में पैदा होती है, लेकिन ज्यादातर क्योंकि मिस्र जो है हमारा कोई आइलैंड नहीं है, इसलिए आइलैंडों पर ज्यादा पाई जाती है, जो द्वीप है हमारे। छोटे रेशे वाली जो कपास है हमारी, उसमें हम देख रहे हैं निम्न स्तर की है, बिल्कुल लो क्वालिटी की है। रेशे की क्वालिटी बहुत कम होती है, लंबाई भी कम होती है। भारत और ब्राजील में जो कपास है वो पैदा की जाती है। लेकिन उत्पादन अगर हम देखें तो भारत में हम देखते हैं कि चाहे छोटे रेशे वाली हो, लेकिन उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये कपास की कुछ वैरायटीज हैं। और ये आपने देखा होगा, जब भी आप कपास के फील्ड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरह का फूल जो हम सामान्यतः यूज करते हैं कि कपास जो है का जो फूल है वो इस तरीके का दिखता है, और इसको चुनना होता है, चुनते हैं एक्चुअली में इसको हम। और फिर यही चीजें जो है इसी के अंदर एक्चुअली में कपास का बीज भी होता है, ठीक है, जो बाद में अलग कर लिया जाता है बिनोले के रूप में, जिसको हम बोलते हैं। तो ये उत्तम किस्म की एक लंबे रेशे वाली कपास है। ये इसका जो खिलना है वही इसकी क्वालिटी को बताता है, ताकि जब दिन में धूप का समय हो तो ये अच्छे से खिलता है। रात में इसके लिए सर्दियां यानी नमी, ठंड जो है वो जरूरी होती है, और दिन में जो है वो धूप युक्त मौसम होता है, तभी हमारी कपास जो है वो अच्छी रहती है। कपास के बारे में एक और भी कहा जाता है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में कपास मजबूत होती है, क्योंकि समुद्र की जो नमी है उससे धागे को जो है वो मजबूती मिलती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। चलिए हम कपास के लिए जो उपज है उसकी दशाएं पढ़ते हैं, कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर की, जो तापमान है। तो कपास जो है उष्ण या उपोष्ण कटिबंध का पौधा कहा जाता है, और 12 डिग्री अक्षांश से लेकर अगर हम बात करें तो 45 डिग्री अक्षांश के आसपास तक, यानी जो उष्ण और उपोष्ण का एरिया है, थोड़ा बहुत शीतोष्ण या समशीतोष्ण क्षेत्र में भी कपास बोई जाती है। तापमान अगर हम देखेंगे तो 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, सारा साल तो नहीं, केवल जितने भी महीने की ये 3-4 महीने की ये फसल है उस दौरान तापमान ये हो। तेज चमकीली धूप इसके लिए जो है वो लाभदायक है। लगभग हम देखते हैं कि कपास के फूल का जो खिलना है वो धूप की वजह से है। पाला हानिकारक है, और पाला लगभग हम ये भी आपको पता है कि बहुत सारी फसलों के लिए पाला हानिकारक होता है। धुंध एक अलग चीज है जो कि लाभदायक मानी जाती है, गेहूं के लिए भी है। पाला अगर कपास में आ जाता है तो कपास में एक रोग है बोल विविल, जो कि इसके अंदर हो जाता है, जिससे इसमें कीड़े लग जाते हैं, जो कि हम सामान्यतः देखते हैं। तो ये कपास में तापमान की कुछ कंडीशन है। अब बात करते हैं हम वर्षा की। तो वर्षा के मामले में वैसे 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा है उसे गेहूं और चावल के लिए विभाजक माना जाता है। तो 100 से कम जो है वो चावल के लिए, गेहूं के लिए अच्छी होती है, 100 से ज्यादा वो चावल के लिए। 50 से 100 का मतलब है कि 75 सेंटीमीटर वर्षा जो है हमारे लिए बेस्ट होती है। अगर उसको एमएम में बात करें तो 750 एमएम हो जाएगा वो। और नियमित अंतराल पर होनी चाहिए, लगातार भी नहीं होनी चाहिए कि कुछ एक समय हो, कुछ वीकेंड का।
और जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए। ये बात हम चाय के साथ भी श्योर करते हैं कि चाय को पहाड़ी ढलानों पर क्यों बोया जाता है, क्योंकि पानी इसकी जड़ों में नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि पौधा झाड़ी जो है वो जड़ों में पानी वजह से गल सकती है तो गिर जाती है झाड़ी। पकते समय मौसम जो है वो इसके लिए शुष्क होना चाहिए ताकि फूल जो है वो आसानी से खिल जाए। मिट्टी की बात करें तो कपास का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत जो बचपन से पढ़ते आए कि काली मिट्टी कपास के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। जो दक्कन का पठार है हमारा, लावा की जो मिट्टी है, जिसका एक नाम और भी हम लेते हैं कि रेगड़ मिट्टी, जिसको बोलते हैं काली मिट्टी को, तो वो है महाराष्ट्र, गुजरात, हमारे जो राज्य है फेमस काली मिट्टी के प्रदेश में आते हैं। तो वहां पर जो हमारी जो है कपास जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता अच्छी होनी है, काली मिट्टी में बहुत अच्छी जल ग्रहण क्षमता होती है। दोमट मिट्टी, दोमट एक्चुअली में लोमी मिट्टी को बोलते हैं। सैंड और सिल्ट जब दोनों इक्वल रूप में मिले हों तो वो दोमट कहलाती है। और काली मिट्टी इसके लिए जो है बेस्ट मानी जाती है। कले चिका को जो है वो हम कले बोलते हैं। भूमि अगर बात करें कि धरातल कैसा होना चाहिए तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, एक मैदान होगा, क्योंकि गेहूं, चावल और कपास जो है हमारी बिल्कुल मैदानों पे मिलती है। इसके विपरीत चाय जो है हमारी वो पहाड़ियों पर पैदा होती है, क्योंकि चाय में हाथ से काम करना पड़ता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कपास के लिए समतल मैदान है, मशीनों का प्रयोग है, लेकिन ये सिर्फ बिजाई के लिए है, बोने के लिए। लेकिन आज जो कपास चुनने का काम है वो ज्यादातर हाथ से किया जाता है। इसलिए समतल मैदान होना चाहिए, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में ये बोई जाती है। ठीक है, तो मैदानों का अच्छा, इसके अंदर हमारे पास अच्छे मैदान होने चाहिए। और जहां तक हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान में टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें हो गई हैं। आज तो हम गेहूं की कटाई भी हाथ से नहीं कर रहे, चावल की बिजाई तक हम मशीनों से कर रहे हैं, धान की जो बिजाई है वो रोपाई है। वर्तमान में कपास में भी जो है हम देखते हैं कि ऐसी मशीनें आ गई हैं जिससे हमें हाथ की बजाय मशीनों से ही जो है रेशा वो प्राप्त कर लेते हैं। श्रम कम है, वर्तमान में है ये। तो अगर हम बात करें दुनिया में कि क्या है कपास का डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है कपास के लिए कंडीशंस है जो नॉर्मल हम देखते हैं। कपास में खाद की जो जरूरत रहती है तो वो भी उसके अंदर मेन रहता है। अब हम बात करते हैं कपास उत्पादन देशों का विश्व वितरण कि दुनिया के कौन से देश हैं। क्योंकि ज्योग्राफी में किसी भी वस्तु का जब हम उसके कंडीशंस की बात करते हैं, उसके प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सबसे मेन जो टॉपिक होता है हमारा वो होता है उसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका जो है ट्रेड जो है हमारा किन देशों से मंगवा रहे हैं, किन देशों को हम भेज रहे हैं। क्योंकि इसमें एक मैप, और मैप के बिना ज्योग्राफी हमारी जो है वो इनकम्प्लीट है। तो कपास उत्पादक देशों का यदि वितरण देखें तो हमने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास। उसमें हमारे सामने यूएसए के तट आए थे, मिस्र भी फेमस रहा था, भारत का भी वर्णन था उसमें, ब्राजील का भी वर्णन था। तो जिन चीजों का वर्णन वहां था वही चीजें आप देखेंगे कि यहाँ आपको येलो, डार्क येलो कलर में जो है वो आपको नजर आ रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका, मैक्सिको और कैरिबियन कंट्रीज भी हैं, ब्राजील है, एक हमारा जो है पैराग्वे है, अर्जेंटीना है हमारा। इसी प्रकार से ये हमारे अमेरिकन कंट्रीज हैं, फेमस हैं। यहाँ लंबे रेशे की कपास है जो अच्छी क्वालिटी वाली है, यहाँ आपकी निमन रेशे की कपास है। अगर मैं बात करता हूँ एशिया महाद्वीप की तरफ, जो कि मेन जिसमें हमारा भारत है, चाइना है, ठीक है, कजाकिस्तान है, यहाँ हमारा पाकिस्तान है, ईरान, इराक है, इराक तो नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तुर्की भी फेमस है हमारे लिए, और हमारा स्पेन है। अगर हम अफ्रीका के अंदर देख रहे हैं, ये थोड़ा यूरोपियन कंट्रीज हैं स्पेन और अफ्रीका में अगर हम देखते हैं तो देखिए मिस्र और सूडान दोनों में जो है कपास की अच्छी गुणवत्ता यहाँ दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारा नाइजर है उसके अंदर भी दिखाई गई है। और अगर हम बात करें एक और कॉन्टिनेंट की, ऑस्ट्रेलिया में भी जो है कपास का उत्पादन काफी अच्छा है। तो जब आपका मैप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर हो, और मैप को प्रिपेयर करने से पहले थोड़ा ध्यान रखें कि आपको जो है वर्ल्ड पर जो देश हैं वो बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि आप उनको जो है अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर सकें और इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है दिखा सकें। अभी ये सिर्फ वर्ल्ड मैप है, अभी हम एक एक करके जो बात करेंगे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, कि किस क्षेत्र में जो है कपास का कितना प्रोडक्शन है, क्या क्वालिटी रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ आपको दिखाया गया है कि भारत में जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र पर जो है वो कपास बोई जाती है। लेकिन एक तुलना अगर मैं आपको करके बताता हूं तो कि क्यूबा नहीं, जैसे मिस्र है, हालांकि ये हमसे छोटे, मिस्र हमसे छोटा है, ठीक है, क्षेत्रफल में हमसे छोटे हैं, लेकिन गुणवत्ता के मामले में
हमसे जो है कपास उनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपको दिखा रखा है कि भारत में सबसे ज्यादा एरिया पर कपास बोई जाती है। उसके बाद चाइना है, फिर यूनाइटेड स्टेट है, पाकिस्तान है, सिंधु का जो बेसिन है पूरा का पूरा, उज्बेकिस्तान, ब्राजील, तुर्कमेनिस्तान, आपका तंजानिया है, बुर्किना फासो है, अर्जेंटीना। तो ये कपास के अंतर्गत जो एरिया आ रहा है, हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर एरिया जो है उसके अंदर आता है, तो ये सिर्फ इसमें दिखा रखा है कि भारत के अंदर जो है वो चाइना से भी अधिक क्षेत्र पर जो है भारत में कपास जो है वो बोई जाती है। लगभग लगभग नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब, फिर नीचे अगर हम बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, जो कि हमारा इंडिया का नक्शा भी आएगा उसमें हम देखेंगे। इसके बाद जो है हम बात करते हैं विश्व में कपास का अगर उत्पादन की बात करें तो देखिए जो डाटा है वो न्यूली डाटा है, ये 2018-19 के जो आंकड़े हैं हमारे। लेकिन एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है कि एक समय चाइना नंबर 1 था कपास उत्पादन में, एट प्रेजेंट जो है इंडिया कपास के उत्पादन में नंबर 1 है। ये ऊपर नीचे मेन जो हमारे शुरू में आपको जो 5 देश दिख रहे हैं, इंडिया, यूएसए, चाइना, ब्राजील, पाकिस्तान, यही देश जो है इन्हीं में एक दो ऊपर नीचे का जो है हर बार के डाटा में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो एट प्रेजेंट जो है इंडिया जो है वो सबसे उत्पादन में सबसे नंबर 1 है, फिर उसके बाद में यूएसए का है, उसके बाद में चाइना का है, फिर ब्राजील है, फिर हमारा पाकिस्तान है। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में अगर आप ये देख रहे हैं, ये जो एरिया है जिसमें आपको प्रोडक्शन दिखाया गया है, तो अगर हम देखें तो महाराष्ट्र जो है, देखिए दोनों चीजें दिखाई गई हैं, कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल भी दिखा रखा है और उत्पादन भी दिखा रखा है, और अधिकतर जो है भारत में जो है वो छोटे रेशे की कपास का जो है वो उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंतर्गत जो है हमारा क्षेत्र दिखा रखा है, प्रोडक्शन दिखा रखा है, एक गुजरात में दिखा रखा है, तो महाराष्ट्र है हमारा, गुजरात है, और यहाँ भी आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब में भी है, और आंध्र प्रदेश के अंदर भी है। तो भारत में जो है एट प्रेजेंट जो महाराष्ट्र और गुजरात है, इन्हीं दोनों को हमने फोकस करना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। हालांकि हम ये भी चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का भी कुछ हिस्सा है, एमपी का भी थोड़ा बहुत हिस्सा है। कपास लगभग लगभग दक्षिण के जो दक्कन के पठार की बेल्ट है उसके लगभग में है, लेकिन दो नाम जो सबसे बड़े ज्यादा हमारे सामने आते हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं, क्योंकि काली मिट्टी का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो लगभग लगभग वही क्षेत्र हमारे कॉटन के अंदर जो है वो होते हैं। काफी समय से भारत में पूरे लगभग नॉर्थ कहें या साउथ कहें, दोनों क्षेत्रों के अंदर जो है कपास की काफी मिलें प्राचीन समय से हैं। 1854 में भारत में सूती वस्त्र की जो है वो पहली मील लगाई गई थी, जो कि महाराष्ट्र में लगी थी। तो ये चीजें हमें थोड़ी और ध्यान रखनी है कि भारत में जो है कपास का जो प्रोडक्शन है वो लंबे समय से हो रहा है। तो इंडिया के बाद अगर हम बात करते हैं अमेरिका में कपास उत्पादन की, तो अमेरिका में एक फेमस बेल्ट है टेक्सास के पास, ठीक है, ओक्लाहोमा, टेक्सास, अरकानसास बेल्ट, जिसको एक्चुअली में कहा ही कॉटन बेल्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही फेमस बेल्ट है। लगभग लगभग दुनिया की अच्छी किस्म की लंबे रेशे वाली कपास जो है वो इस बेल्ट में हमारी पैदा होती है। कैलिफोर्निया, एरिजोना, एक्चुअली में आप थोड़ा ध्यान रखें कि अमेरिका जो है वो 50 स्टेट्स जो है उनसे प्रोविंस से मिलकर बना है, और ये लगभग इसके प्रत्येक प्रोविंस की जो बाउंड्री है वो लगभग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग है। थोड़ा और चीजों को थोड़ा नक्शे पर आप ध्यान रखें कि पेपर में जो है मानचित्र को बनाते वक्त थोड़ा आप पे फोकस रहे कि आप उसका अच्छे से मैप बना के आए। तो ये जो बेल्ट दिखा रखी है समुद्र के पास है, इधर भी समुद्र के पास है। भारत में भी यही था कि महाराष्ट्र, गुजरात जो है वो दोनों समुद्र किनारे हैं, इसलिए वहां पे कपास की क्वालिटी जो है हमारी बेहतरीन है। तो ये अमेरिका का थोड़ा सा क्षेत्र है जहां उत्तम किस्म की कपास हमें देखने को मिली। और अगर हम बात करें, जैसा मैंने बताया था कि मशीनें, अब वो टेक्नोलॉजी वाली जब बात आती है तो हम देखते हैं कि भारत की बजाय विश्व के और भी बहुत सारे देश, अमेरिका, जापान, चाइना, जिनमें टेक्नोलॉजी हर फील्ड में है, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में ये कैसे पीछे रहेगी। यही मशीन, इस जैसी मशीन हमें भारत में गेहूं की जो कटाई होती है उस समय पर भी दिखाई देती है, लेकिन ये एक विशेष मशीन है जिसकी सहायता से मतलब हमें हाथ से जो है चुनने वाला जो काम जो भारत में आज बड़े पैमाने पर है, अमेरिका में वही सारा काम जो है मशीनों से किया जाता है। क्योंकि इसका सबसे मेन रीजन एक है, हमारे जो लैंड होल्डिंग साइज जो है, हमारा जोत का आकार जो है हमारा, वो भी मेन इफेक्ट डालता है। क्योंकि भारत में जब जोतों का आकार छोटा है या प्रत्येक किसान के पास में कम क्षेत्र है तो वो हाथ से ही कपास चुनने का काम करते हैं, लेकिन अमेरिका में हम जानते हैं कि फार्मों का आकार जो है वो काफी बड़ा होता है, एक बड़े क्षेत्र में जो है, तो उसके लिए जो है हाथ की बजाय मशीनों का प्रयोग जो है हम करते हैं। और
अमेरिका के बाद में मेन हमारा आता है चाइना। आप चाहे किसी भी चीज का प्रोडक्शन पढ़ेंगे, एट प्रेजेंट अगर हम कोई भी प्रोडक्शन निकालते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो मिनरल्स में हो, हमें ये याद रखना है कि इंडिया, यूएसए और चाइना, ये तीनों आपको 90% तक टॉप 10 में मिलेंगे। इसलिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी वस्तु का जब भी आपको उसकी कंडीशन पढ़नी हो या उसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताना हो, तो आप पहले से तैयार रहें कि कम से कम ये तीन मानचित्र जो हैं, भारत का मानचित्र है, यूएसए का है और चाइना का, ये आपको हाथ से बनाने आ जाए या मतलब आपके पास इनका स्टेंसिल हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है यूज होते हैं। चाहे आप इसके अंदर मान लीजिए, चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं, चाहे मिनरल्स कर रहे हैं, लोहा है, कोयला है, किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये आपके लिए एक बेस्ट है कि आप इन मानचित्रों को अच्छे से ध्यान रखें। जब ये तीनों देश आपको अच्छे से याद रहते हैं तो जो है हमारा क्वेश्चन जो है हमारे लिए आसान होता है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, जैसे एक नंबर पर जो दे रखा है यांग कियांग वैली, और ये जो उसका डेल्टा का जो क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र, जहां वो नदियां मतलब ज्यादातर मैदानी भाग में है, ये थोड़ा सा आपका पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ कपास जो है वो छोटे रेशे की है। और ये भी हवांगो नदी की जो बेल्ट है, पीली नदी जिसको आप बोलते हैं, हवांगो रिवर, येलो रिवर के नाम से फेमस है। तो ये चीन का क्षेत्र है। चीन की भी लगभग चीजें जो है हमें चीन के इस हिस्से में देखने को मिलती हैं, और अच्छी मध्यम रेशे की जो कपास, मध्यम और निम्न रेशे की कपास जो हमें देखने को मिलती है। इस बेल्ट में समुद्रों का फर्क होने से कपास की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी भी रहती है। अब इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं इसके बाद में, तो हमारे सामने आता है भारत का ही मतलब एक हिस्सा था जो पहले पाकिस्तान, और एट प्रेजेंट पाकिस्तान में कपास इसलिए है क्योंकि एक पंजाब का जो मेन बेसिन एरिया है, कह सकते हैं कि 5 नदियों का जो क्षेत्र जो भारत और पाकिस्तान का साझा था, जिसमें अभी हमारे पास में जो है पूर्वी पंजाब और पश्चिम पंजाब जो है हमारा अभी जो पाकिस्तान में है, तो पंजाब के अंदर जो सिंधु नदी का बेसिन है उसमें ही सबसे ज्यादा बेल्ट है, क्योंकि वो जो भारत में जहां पंजाब का क्षेत्र है वो सेम मिट्टी सेम क्षेत्र है, तो इसीलिए जो है पाकिस्तान में नंबर 1 पर लिखा हुआ है वो क्षेत्र सिंधु नदी घाटी में विस्तृत क्षेत्र, पहले नंबर पर जो है वो पंजाब है। दूसरा इसने क्षेत्र दिया है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत का अर्थ है सिंधु नदी का जो डेल्टा है उसका जो मेन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब है 5 नदियां, और एक नदी प्रमुख है जो छठी नदी है जो सिंधु है। जब 5 नदियां 2 रूपों में यानी सतलुज और चिनाब के रूप में जब इसमें मिल जाती हैं जाके आगे पंचनद बनकर, तो यहाँ पर एक और एरिया है जो कि फेमस है। ये पंजाब के जैसी ही कपास है बिल्कुल, और ये जो कपास है ये महाराष्ट्र और गुजरात जैसी, क्योंकि ये समुद्र तटीय इलाकों से जो है वो लग रहा है। कराची जो है हमारा मेन यहाँ पे बंदरगाह भी है, तो पाकिस्तान का भी है। हालांकि पाकिस्तान का नाम लगभग चीजों के प्रोडक्शन में नहीं आता, लेकिन अगर हम बात करते हैं गेहूं की, अगर हम बात करते हैं कपास की, तो इन चीजों के अंदर जो है पाकिस्तान का जो नाम है वो भी प्रोडक्शन में हमारा देखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तुर्की। तुर्की एक ऐसा देश जिसका लगभग हिस्सा एशिया में है, लेकिन इस्तांबुल जल संधि जो बास्पोरस जल संधि है उसके बाद का जो हिस्सा है वो हमारा यूरोप में शामिल है। तुर्की का जो कहते हैं कि तुर्की की जो मेन अंकारा कैपिटल है उसकी वजह से तुर्की एशिया में है, और इस्तांबुल जो मेन जोन है इसका बेल्ट है वो हमारी जो है वो है यूरोप के अंदर। तो तुर्की के अधिकांश कपास का उत्पादन पश्चिम क्षेत्र, देखिए पश्चिम क्षेत्र यूरोप में किया जाता है, क्योंकि इसका पश्चिम क्षेत्र यूरोप में है और इसका पूर्वी क्षेत्र जो है वो एशिया में है। तो ये इसका पश्चिम क्षेत्र है, इधर इधर वाला हिस्सा जो है आपका ये है। तो तुर्की था ये हमारा। और अब हम बात करते हैं कि कपास का जो व्यापार है उसके बारे में। अगर आप वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करते हैं, अगर आपको ये पता है कि विश्व के टॉप 10 देश कौन से हैं, तो बिल्कुल वहीं से हमें ये अनुमान हो जाता है कि कौन सा देश जो है कपास का जो है वो निर्यातक बनेगा या आयातक बनेगा। पर इसमें मेन जो फैक्ट डालता है वो है पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी देश का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है किसी चीज में, किसी भी प्रोडक्ट में, लेकिन यदि उस देश की जनसंख्या ही बहुत अधिक है तो वो देश जो है उसका उत्पादन उसका जो है निर्यात जो हम बोलते हैं एक्सपोर्ट जो है वो नहीं कर पाता। ऐसा ही उदाहरण हमें हमारे देश में मिलता है कि इंडिया का जब हम वर्णन करते हैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन में, तो हम देखते हैं कि गेहूं में, चावल में, कपास में, गन्ने में, इन चीजों में इंडिया जो है वो टॉप 10 की लिस्ट में रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं उसके निर्यात की या उसके व्यापार की, तब हम देखते हैं कि भारत जो है वो बहुत ही कम हिस्सा अपना जो है वो उस निर्यात में लगाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण हमारा जो है वो
जनसंख्या है, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या जो है वो ज्यादा चीजों की खपत जो है हमारी यहीं पर हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है यहीं, और बचने निर्यात के लिए कुछ बचता नहीं है। बल्कि भारत में तो हमें पता है कि भारत का जो व्यापार का जो हिस्सा है वो ऋणात्मक पक्ष में है, यानी हम जो है दुनिया को चीजें निर्यात कम करते हैं और आयात जो है वो ज्यादा करते हैं। और निर्यात का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर मैं कहूं तो भारत जो है वो हमारे जो मसाले हैं या जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हीं चीजों का जो है भारत निर्यात करता है। और मंगवाने में अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम की वजह से ही हमारा जो व्यापार है वो ऋणात्मक रहता है। तो अगर हम कपास के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो देखिए, प्रमुख औद्योगिक फसल होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसमें वृद्धि हो जाती है। औद्योगिक फसल है, जैसे जैसे दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे इसका व्यापार भी बढ़ता गया, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि मानव की 3 मूलभूत चीजें कौन सी हैं, तो उसमें सामान्य सी बात है रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसमें जो कपड़ा है वो हमें कपास से मिलता है। भारत में तो प्राचीन समय से ही मोटे सूती वस्त्रों का जो प्रचलन है वो रहा है, तो इस वजह से जो है व्यापार में आज वृद्धि हुई है। अगर मैं बात करूं निर्यातक देश कौन से हैं, तो वो देश जिनके पास टेक्नोलॉजी बढ़िया है, जिनके पास क्षेत्र है अच्छा, जिनके पास मशीनरी बढ़िया है, लेकिन उनकी जनसंख्या कम है, तो वो देश जो इसके निर्यात में आएंगे। जैसे अमेरिका जो कि लंबे रेशे की उत्तम कपास का जो है वो निर्यात करता है, उज्बेकिस्तान जनसंख्या कम। देखिए यूरोपियन देश, यूक्रेन जो यहाँ पर है आपका, और वैसे अगर हम देखें यूक्रेन गेहूं के लिए भी बहुत बड़ी बेल्ट माना जाता है। और अगर हम बात करें लैटिन अमेरिकी देशों में तो दक्षिण अमेरिका का पेरू, और लैटिन अमेरिका में हमारा मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया, ब्राजील भी देखिए। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में है कि वहां पे जिन भी चीजों का प्रोडक्शन है जनसंख्या कम होने की वजह से वो उसका निर्यात ज्यादा करते हैं। मिस्र भी अपनी कपास का हिस्सा निर्यात करता है, सूडान भी करता है, हालांकि पाकिस्तान, भारत और तुर्की जो है वो कम मात्रा में करते हैं, लेकिन वो निर्यातक देश जो है वो कहे जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें आयातक देशों की तो सिंपल सी बात है, जहां पर काली मिट्टी नहीं है, जहां पर कपास के लिए दशाएं अच्छी नहीं है, यदि कंडीशन गुड्स नहीं है, तो वो देश जैसे जापान, बिल्कुल ब्रिटेन, चीन भी एक्चुअली में जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से चीन जो है बाहर से जो है कपास का आयात भी करता है। कोरिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया। और देखिए भारत का नाम भी दोनों जगह है, क्योंकि हम भी जो है कुछ देशों को जो है हमारी क्वालिटी की जो कपास है उसका कपड़ा या कपास धागा भेज देते हैं, और जब हमें उत्तम रेशे की कपास की जरूरत होती है तो हम भी अमेरिका से या मिस्र से जो है अच्छे क्वालिटी वाली जो कपास जो है वो हम मंगवाते हैं। आज तो अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा कपास के बारे में, कपास के लिए कौन सी अच्छी दशाएं हैं या कपास फसल के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसी पर बेस करके हम जो है कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमारे लिए पहला हमारा प्रश्न है कि कपास की 3 किस्में जो है वो कौन कौन सी हैं, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे लाभदायक मानी जाती है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, और भारत में कपास उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से हैं। तो यह 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, अगर परीक्षा में आए तो आप इसको सोल्व करें। इसी प्रकार से इस विषय पर हमारे आधारित जो है निबंधात्मक प्रश्न है। तो पहला मेन प्रश्न है हमारा, कपास की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं कौन सी हैं, इसके विषय वितरण पर प्रकाश डालिए, यानी आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। और विश्व में कपास के वितरण तथा व्यापार का वर्णन करें। दोनों प्रश्न लगभग सेम ही है, लेकिन अलग अलग तरीका होता है पूछने का, ठीक है। और तो ये हमारा जो है लघु उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न थे, आप इनको तैयार करें और जो है परीक्षा में अगर पूछे जाए तो इनका जवाब दें। धन्यवाद।